स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपके लिए कमोडिटी मार्केट से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब देते हैं। साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में हम आपकी मदद करते हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों से परिचय करवा दें। हमारे साथ नवनीत दमानी जी हैं मोतीलाल ओसवाल से, साथ ही भूपेश शर्मा हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट है। आप दोनों ही मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। लेकिन सबसे पहले आज बात हम मानसून की करेंगे, क्योंकि मानसून की रफ्तार जिस तरह से तेज हो गई है, अब आगे क्या उम्मीद लग रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर साइंटिस्ट आर.के. जेनामनी साहब हैं। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, क्या लग रही है, काफ़ी इंतजार के बाद अब मानसून की रफ्तार काफ़ी तेज होती दिख रही है, क्या ये तेज़ी अब आगे बनी रहेगी और जिस तरह से खरीफ बुआई की जो डेफिसिट की स्थिति है, ये अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगी? नहीं, देखिए, ये जो ऑलरेडी तो डेफिशिएंट का ऑल इंडिया रेनफॉल में तो नॉर्मल हो गया, -6 समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रोग्रेस और जून महीने में डिस्ट्रीब्यूशन नॉन होमोजीनियस होना स्वाभाविक है और पहले भी पता चल रहा था, क्योंकि कोई मेजर सिस्टम नहीं था। बट लास्ट 5 डेज में पर्टिकुलरली जो प्रोग्रेस हुआ है, जैसे सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, जो रेनफेड होता है और बहुत ज्यादा बारिश हुआ है लास्ट ऑलमोस्ट 5 डेज। तो अभी मानसून जो है लेटेस्ट जो है मध्य प्रदेश का तो पूरा कवर है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का कुछ भाग जैसे चूर्क है और ग्वालियर है, ये सब कवर है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा बहुत ज्यादा आज छलांग लगाया मानसून का जो लाइन है। और धीरे धीरे कोंकण का भी हैवी रेनफॉल, जैसे बॉम्बे आज हैवी हो गया था सुबह, और रेनफॉल ट्रेंड यही दिखाता है कि नेक्स्ट 2-3 डेज में कर्नाटक, महाराष्ट्र रेन विल पिकअप। और जो भी मतलब डेफिशिएंसी कुछ रीजन में है वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है और प्री मानसून भी अच्छी तरह से उत्तर पश्चिम भारत में शुरू हुआ है। ओके, तो ये एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ अभी आगे बढ़ रहा है। ओके, यानी काफ़ी पॉजिटिव है। और सर, ये जो स्पेल है, जो स्ट्रॉन्ग स्पेल मानसून का हम कह सकते हैं, जिस तरह की बारिश हो रही है, ये कब तक कंटिन्यू होती दिख रही है? जैसा आपने कहा 2-3 दिनों तक कर्नाटक, गोवा, कोंकण और महाराष्ट्र, बॉम्बे में अच्छी बारिश की उम्मीद है। हाँ, वो 23 को जो है एक्सट्रीम रेनफॉल का भी हम लोग सोच रहे हैं, कोंकण का, और वेरी हैवी कर्नाटक है। तो बाकी क्या है, जब तक बे ऑफ बंगाल में कोई सिस्टम नहीं बनता है, तो दैट वी आर वेटिंग ओनली। एंड ये जो स्पेल है ये तो थोड़ा मतलब जैसे 22 या 23 को थोड़ा रेन रिड्यूस होगा, फिर इट विल स्टार्ट पिक अप फ्रॉम 26 एक्चुअली। ओके, तो मे बी फ्रॉम 27 जो है हमारा जो उत्तर प्रदेश है वहां तक पूर्वी आ जाएगा और बे ऑफ बंगाल का करंट एक्टिव हो जाएगा। ओके सर, अब सवाल, अब एमपी में तो ज्यादातर हिस्से में अब एमपी में मानसून पहुंच ही चुका है। राजस्थान में भी जितने भी सर रिपोर्ट आ रही कि प्री मानसून बहुत अच्छी बारिश हो रही है, तो मानसून पूरी तरह से कब एक्टिव होगा वहां पर राजस्थान में? सर, अगले हफ्ते तक उम्मीद कर सकते हैं राजस्थान में एंट्री की? नहीं, राजस्थान में तो अभी स्पेल एक्चुअली कम हो रहा है ना 2 दिन के बाद। मैं वही बोल रहा था कि राजस्थान हो या प्री मानसून जो एरिया में चल रहा है वो 22 को तो खत्म है। जैसे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जहां भी क्लाउड है, फिर जो फ्रेश स्पेल है वो फिर वी आर वेटिंग एक्चुअली 26, 27 समवेयर दैट, फिर न्यू स्पेल शुरू होगा। बट ये सब अभी टू अर्ली टू टेल। बट जो सेंट्रल इंडिया है, पूर्व भारत है, पेनिनसुलर इंडिया है, मेरे ख्याल से जो सोइंग ऑपरेशन का अगर बात करा जाए, आई डोंट थिंक इट इज वेरी नेगेटिव एक्चुअली। कुछ मीडिया में हाँ जरूर आता है, ये मालूम होना चाहिए कि जून महीने का जो रेन है जस्ट सोइंग के लिए होता है, और ये जो रेन चल रहा है इसमें सफिशिएंट सॉइल मॉइस्चर है। और हमेशा से सर कई सालों का ट्रेंड भी रहा है कि जो शुरुआती 2 हफ्ते जून के होते हैं वो काफी पैची रहते हैं, उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। लेकिन अब जो यहाँ से जो मानसून की रफ्तार पकड़ी है ये काफ़ी अहम है और उम्मीद करते हैं कि आज आगे जो खरीफ की बुआई होगी काफ़ी अच्छी होगी। सर, अब आखिरी सवाल जाते जाते आपसे होगा, असम बाढ़ को लेकर वहाँ की स्थिति कैसी दिख रही है? आप लोगों का अनुमान क्या है वहाँ पर बाढ़ की और बारिश को लेकर? नहीं, देखिए, जो रिकॉर्ड रेनफॉल था वो तो ऑलरेडी कम हो चुका है। जो पहले आ रहा था जैसे 600 मिलीमीटर, 900 मिलीमीटर, वो तो 18 तारीख को खत्म हो गया था। तो बाकी जो 200 मिलीमीटर और 150 मिलीमीटर, वो वेरी हैवी रेनफॉल वाला स्टिल कंटिन्यूइंग, बट इट इज स्लोली रिड्यूसिंग। बट बिकॉज देयर वर हाई रेनफॉल राइट फ्रॉम 11th of the June, so very long period. So any rain if it comes like Barak Valley other, so that flood situation worsen actually, but it is getting reduced, so it will be reduced by tomorrow actually.
या ओके, शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और अहम बातें बताई कि कैसे स्ट्रॉन्ग स्पेल मॉनसून का शुरू हो चुका है और कहाँ कहाँ स्थिति 2 दिनों तक कहाँ अच्छी बारिश की उम्मीद है, और फिर अगले स्पेल पर फिर से आपसे बात होगी, अगले हफ्ते वापस से आपसे बात लेंगे और नया अपडेट के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और अहम खबर देख लेते हैं। एक और अहम खबर आज के लिए है गोल्ड बॉन्ड की जो नया फाइनेंशियल ईयर है इसकी पहली सीरीज आज खुल चुकी है। 24 जून तक आपके लिए गोल्ड बॉन्ड खरीदने का मौका है और जो प्राइस है वो है 5,091 रुपए का। अगर आप डिजिटली पेमेंट करते हैं तो फिर आपको 50 रुपए का और यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी 5,041 रुपए में ही आप गोल्ड बॉन्ड 1 ग्राम खरीद सकते हैं और जो ऊपरी कैप है वो 4 किलो तक का है और मिनिमम 1 ग्राम पर लग सकते हैं। और जो गोल्ड बॉन्ड की खूबियां होती है हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर एक ब्याज भी मिलता है 2.5% का सालाना, रख रखाव का झंझट नहीं, तो एक बढ़िया विकल्प है आपके लिए। चलिए अब ट्रेडिंग के लिहाज से समझते हैं। हमारे साथ नवनीत जी हैं और भूपेश जी है। नवनीत जी, गोल्ड को लेकर क्या आउटलुक है और गोल्ड बॉन्ड का जो ये प्राइस है 5,041 का है या 5,091, ये आपको लग रहा है कि अट्रैक्टिव है? जिनका नजरिया लंबी अवधि का है उनके लिए बेहतर मौका है? जी डेफिनेटली गोल्ड बॉन्ड जो है वो करीब करीब 8 साल के लॉक इन के साथ आता है, तो उसके लिए 100-200 रुपया देखना मेरे ख्याल से थोड़ा सा समय व्यर्थ करना है। इनफैक्ट जब भी ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले और जब आपका निवेश का होराइजन क्लियर हो कि मुझे 4-5 साल या अगले 8 साल पैसा नहीं रिक्वायर्ड है और एक गोल्ड जैसे एसेट में पार्क करना है जहाँ पे 2.5% ब्याज भी मिलेगा, तो मेरे हिसाब से ज़रूर इस अपॉर्चुनिटी को एनकैश करना चाहिए। फिलहाल शॉर्ट टर्म के नज़रिए से अगर हम बात करें तो गोल्ड में थोड़ा उठा-पटक का माहौल चलता रहेगा और यहाँ से थोड़ा-सा बायस पॉजिटिव ही नज़र आ रहा है। मुझे लगता है अगले 1-2 सेशन में 50,900 और 51,100 तक के स्तर आपको बहुत जल्द देखने मिल सकते हैं। जब तक 50,550 के स्तर नहीं टूटता है तब तक ओके सर, शायद ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है। 50,500 जब तक नहीं टूट रहा, आप क्या बता रहे हैं सर? तब तक 51,100 51,300 तक के स्तर पॉसिबली आपको। ओके, चलिए आपका टेक्निकली आपको कैसा लग रहा है गोल्ड का मार्केट, भूपेश जी? नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार सर। मुझे गोल्ड के बाजार में आज शाम के सेशन में गोल्ड 50,900 के ऊपर तेजी समझ आती है। जब तक गोल्ड 50,900 क्रॉस नहीं करता तब तक एक बार रेंज बाउंड स्थिति में रहेगा। 50,900 के ऊपर गोल्ड ट्रेड करेगा तो ऊपर में 51,100 और 51,400 तक के भाव मुझे समझ आते हैं। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं चांदी की। हालांकि चांदी भी एक दायरे में ही कारोबार कर रही है, लेकिन चांदी में अब यहाँ से क्या करना चाहिए? नवनीत जी, क्या लग रहा है, यहाँ पर मौके हैं क्या चांदी खरीदने के? शायद नवनीत जी के लाइन में कुछ दिक्कत है। चांदी देखिए भूपेश जी, करीब करीब 50 रुपए नीचे है, 61,000 के नीचे कारोबार कर रही है। आपको लग रहा है कि चांदी खरीदना चाहिए इन स्तरों पर? जी बिल्कुल, चांदी में आज के शाम के सत्र में 61,100 के ऊपर अभी जैसे भाव 60,900 का भाव है, 60,890 का भाव है, 61,100 के ऊपर चांदी में लेकर व्यापार करना चाहिए, जिसमें टेक्निकली 60,600 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ऊपर में 61,500 और 61,900 तक के लेवल के लिए ट्रेड करना चाहिए। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ दर्शकों के सवालों के। अमित हैं, पहले कॉलर है, गोल्ड के लिए ट्रेडिंग रणनीति जानना चाह रहे हैं। पंजाब से इन्होंने सवाल भेजा है। भूपेश जी, क्या लग रहा है गोल्ड में क्या करना चाहिए इनको? किस तरह की ट्रेडिंग रणनीति आप सलाह दे रहे हैं? जी, जैसे कि अभी बताया कि 50,900 के ऊपर आज शाम के सेशन में गोल्ड निकलता है तो अपने को गोल्ड में बाइंग करके काम करना चाहिए। उसके पहले गोल्ड एक बार साइडवेज अभी जोन में ट्रेड कर रहा है और ऊपर में 50,900 के ऊपर निकलते ही गोल्ड में 51,100 और 51,400 के भाव शाम के सत्र में देखने को मिल सकते हैं। अगले दर्शक है निशांत है मेरठ से। नवनीत जी, आपसे ये सवाल होगा कि शाम के सत्र के लिए सोने और चांदी, इन दोनों ही काउंटर में क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए इनको? मुझे लगता है कि चांदी में जो गिरावट का दौर है वो शायद आज के सेशन में रिवर्स होता हुआ नजर आएगा और यहाँ से अच्छी तेजी देखने मिल सकती है। तो 60,600 60,700 के आसपास मिले तो बाई किया जाए। 60,300 का स्टॉप लगाए। 61,200 61,500 ये दो टारगेट आपको अगले 1-2 दिनों में देखने मिल सकते हैं। साथ ही साथ भूपेश जी ने जैसे बताया गोल्ड में तेजी का रुख है, वैसे मैं भी मानता हूँ गोल्ड में तेजी का रुख है और डिप पे बाइंग कर सकते हैं। जब तक 50,550 नहीं टूटता है, बाइंग ऑन डिप्स करके आप 50,900 एंड 51,100 ये दोनों लेवल्स के लिए खेल सकते हैं। ओके, अब नवनीत जी, एक सवाल मनीषा का है पलवल से। कॉपर का ये टारगेट जानना चाह रही हैं इंट्राडे के लिए, आज इवनिंग सेशन के लिए। आप क्या सलाह देंगे कॉपर में नवनीत जी?
वेल कॉपर में काफी ऊपर का फॉल है और हमने देखा कि सुबह के साथ ग्रीन खुलने के बाद में काफी अच्छी सेलिंग हमको लास्ट कुछ घंटों में देखने मिली, बट थोड़ी रिकवरी का मूड सेट होता हुआ नजर आ रहा है। फंडामेंटल अपडेट्स भी है 2-3 जहाँ पे स्ट्राइक कंसर्न थोड़े से गहरा रहे हैं और उसका सपोर्ट कॉपर को निचले लेवल पे देखने मिलना चाहिए। मेरा बायस पॉजिटिव है कॉपर में और मुझे लगता है कि काफी गिरावट के बाद में यहाँ पर 9050 9100 के आसपास एलएमई थोड़ा स्टेबल होता हुआ नजर आएगा और रिवर्सल दिखाएगा। आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं मात्र 728 के स्टॉप लॉस से और 745 754 तक के टारगेट आपको देखने मिल सकते हैं। अगले दर्शक आरिफ खान है वाराणसी से। जिंक और एल्युमिनियम कैसा लग रहा है भूपेश जी? जिंक एल्युमिनियम में क्या सलाह दे रहे हैं? जिंक में पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि सेलिंग का प्रेशर लगातार बरकरार है और अभी भी आज भी जिंक लगभग 3 रुपए के तकरीबन नेगेटिव है। अभी मैं कह सकता हूँ कि जिंक में जब तक 310 रुपए के नीचे भाव ट्रेड, इसके साथ ही एल्युमिनियम जी एल्युमिनियम में क्या सब सलाह दे रहे हैं आप? जी, इसके साथ ही एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम का बाजार पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से एक छोटी रेंज में ट्रेड कर रहा है, जिसमें कि ऊपर की रेंज 217 रुपए 50 पैसे और नीचे में 211 रुपए 50 पैसे। आइदर साइड का ब्रेकआउट आने पर इसमें ट्रेड किया जाए। मेरा बायस अभी भी नेगेटिव साइड ज्यादा है। ओके, इवन एसके बंसल है हमारे साथ, एक दर्शक है, उनका सवाल भी जिंक और एल्युमिनियम पर भी है। नवनीत जी, आपका भी क्या होगा जिंक एल्युमिनियम पर? वेल मैं भी मानता हूँ कि जिंक एल्यूमिनियम दोनों ही थोड़े से नेगेटिव दायरे में ट्रेड कर रहे हैं और दोनों में सेल ऑन रैली की स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। जब तक एक क्लियर रिवर्सल नहीं आ जाता है तब तक ऐसा हो सकता है कि आज के सेशन में भी थोड़ा सा दबाव का माहौल देखने मिल सकता है, बट यहाँ से बहुत एग्रेसिव सेलिंग में नहीं एडवाइस करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है काफी हद तक लास्ट 4-5 दिनों में अच्छी गिरावट देखने मिली और जहां से भी रिस्की एसेट में थोड़ी बाइंग देखने मिली या डॉलर इंडेक्स में रिवर्सल आया या इक्विटी तेजी आया, ऐसा जो भी होगा उसका इमीडिएट इम्पैक्ट आपको बेस मेटल में भी देखने मिलेगा और एक शार्प रिवर्सल पॉसिबल हो सकता है। तो जो भी करिए लिमिटेड क्वांटिटी करिए और स्टॉप लॉस के साथ कीजिएगा। ओके, चलिए अब हमारे साथ पिकेश अग्रवाल साहब भी हैं, सेक्रेटरी हैं एकोशिया के और विजयवाल इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं। सर स्वागत है आपका। सर कॉटन के काफ़ी कमज़ोर होता जा रहा है, 2700 के भी नीचे आ गया है, 3.25% से ज़्यादा की गिरावट आज एनसीडीएक्स पर दिख रही है। क्या लग रहा है, क्या यहाँ से और आपको गिरावट आती दिख रही है क्या कॉटन केक में? जी सर, गुड इवनिंग सर। जैसे अभी हमने हमारे पहले भी बताया था पहले टॉक के अंदर कि इस साल जो दिसंबर जनवरी में रेट जो बढ़ाए गए थे उसकी वजह से कॉटन सीड खल के अंदर डिमांड हम लोगों को स्टार्टिंग से बहुत ज्यादा कम दिखाई दे रही थी। नो डाउट मैं मानता हूँ इस साल क्रॉप साइज कम है, लेकिन रेट बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से कंज्यूमर दूसरी फीड की तरफ डाइवर्ट हो चुके थे और वो डाइवर्सिफिकेशन अभी भी देखने में आ रहा है कि अभी उन लोग फिर से कॉटन सीड की तरफ आना नहीं चाहते। आए भी है तो बहुत कम आए हैं। तो जब तक फुल फ्लेज मार्केट के अंदर इसके अंदर कंज्यूमर आते नहीं है, जब तक डिमांड आते नहीं है, तब तक मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर डाउनफॉल का जो भी सिनारियो कंटिन्यू चलता रहेगा। कितना डाउनफॉल, कितनी गिरावट की उम्मीद यहाँ से आप कर रहे हैं? देखिए सर, अभी जो मार्केट इस साल 3400 रुपए 3400 3450 रुपए हाई जो एनसीडीएक्स हुआ था वो अभी 2680 के आसपास चल रहा है, आज का लो है। हालांकि हम लोग एनसीडीएक्स को ज्यादा मानते नहीं, मुझे पता है इसमें बहुत सारा फर्जीवाड़ा है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट फिजिकल मार्केट पर भी हुआ है। फिजिकल मार्केट के अंदर जो सीट 4042 रुपए हो चुके थे वो आज 3600 रुपए के आसपास हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि 100-200 रुपए यहाँ से, और अभी जैसे कि डिमांड और सप्लाई की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे बारिश का होता है। अभी देखा जा रहा है कि सभी जगह बारिश अच्छी हो रही है और आने वाले समय में भी बारिश अच्छी बताई जा रही है। तो मुझे आने वाले जो सीजन उसके लिए क्रॉप का एस्टीमेट और क्रॉप के सोइंग के डेटा भी बहुत अच्छा है। तो मुझे लगता है कि ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर एक सेलिंग का प्रेशर बना के रखेगा और सेलिंग का प्रेशर जो बनेगा वो मार्केट के अंदर उस प्रेशर के 100-200 रुपए का और इसके अंदर डाउनफॉल आ सकता है, ऐसा मुझे लगता है। क्या अगर 100-200 रुपए नीचे आए तो खरीदारी करनी चाहिए, क्या सलाह देंगे? अगर 100-200 रुपए अगर नीचे अगर आता है तो वो लेवल मेरे हिसाब से एक जो बोलते हैं ना एक सेफ जोन की खरीदी रहेगी। वहां से मुझे नहीं लगता कि, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी रहेंगी, लेकिन वो लेवल के पर खरीदारी करना बोले तो थोड़ी सी रिस्क फैक्टर वहां पे कम दिखाई देगा, क्योंकि अभी जैसे मार्केट एनसीडीएक्स 2600 रुपए है और फिजिकल मार्केट में 3000 रुपए है, वहां से 200 रुपए और घटता है और डिमांड अगर आती है तो माल बिल्कुल लेके चलना चाहिए। कम से कम उसके अंदर भले फायदा नहीं हो लेकिन नुकसान की गुंजाइश कम होगी, इसमें जैसा लगता है। ओके, शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और पूरा आउटलुक बताया कि कॉटन केक में आगे क्या आ सकता है। यहाँ से इनको लग रहा है कि 100-200 रुपए की और गिरावट आ सकती है। अब उन लेवल पे अगर आप खरीदते हैं
आपके लिए रिस्क फैक्टर कम होगा, इस बात का आप ध्यान रख सकते हैं। भूपेश जी, आपको कैसा लग रहा है कॉटन केक यहाँ पर आज की जो गिरावट आई है, आपको लग रहा है कि ये अट्रैक्टिव लेवल है या अभी और गिरावट आपको भी दिख रहा है पीकेश जी की तरह कि 100-200 रुपए यहाँ से और गिर सकता है? करंट भाव से जैसे 2700 रुपए के तकरीबन जुलाई का वायदा ट्रेड कर रहा है अभी, और करंट भाव से देखूं तो मुझे 50 रुपए की गिरावट और यहाँ से समझ आती है, और उन 2650 के भाव से यहाँ से लेवाली करके व्यापार करना चाहिए, और यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस बैक 100 से 125 रुपए का मुझे दिखता है। उसको मैं सिर्फ एक बाउंस बैक कहूंगा, कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं कहूंगा। ट्रेंड रिवर्सल इनको नहीं कहेंगे, एक बाउंस बैक के तौर पर यूज कर सकते हैं। एक दर्शक भी है, पवन है हिसार से, कॉटन केक पर ही इनका सबसे ज्यादा सवाल होता है। तो भूपेश जी, इनको क्या सलाह देंगे? ये फ्यूचर जानना चाह रहे हैं, अगले कॉन्ट्रैक्ट में ये किस तरह की रणनीति बनाए, अगर इनके पास माल है तो क्या होल्ड करे, क्या करना चाहिए इनको? जी, इनको मैं सलाह दूंगा कि इनको 2650 के आसपास अगर इनको फ्रेश लेवाली करनी है तो इनको कॉटन केक में फ्रेश लेवाली करनी चाहिए। अन्यथा अगर इनके पास हाजिर में माल पड़ा है तो ऊपर में 2750 2800 के आसपास आता है, तो एक बार इनको हेजिंग करके अपने व्यापार को सेव करना चाहिए। अगले दर्शक हैं सुब्रता सिन्हा है वेस्ट बंगाल से। इनका सवाल जीरे पर है और क्रूड पर है। जीरे पर सबसे पहले भूपेश जी आप बता दीजिए कि जीरे में इनको क्या करना चाहिए। अक्रॉस द एग्री कमोडिटी में आज गिरावट दिख रही है, मॉनसून की रफ्तार जैसे जैसे तेज हो रही है, सारे ही काउंटर्स पर दबाव दिख रहा है। क्या लग रहा है आपको, जीरे में क्या करना चाहिए यहाँ पर? जीरा जुलाई काउंटर आज सुबह 200 रुपए गैप डाउन खुला था, और उसके बाद कंटिन्यू मार्केट है ना नीचे ही जा रहा है। अभी जीरे का ट्रेंड लगातार नेगेटिव बरकरार काफी दिनों से बना हुआ है, और अभी नीचे में 20,400 और 20,450 के आसपास अच्छा सपोर्ट मुझे दिखता है जीरे में। यहाँ से अच्छा बाउंस बैक लगभग 500 रुपए के आसपास का बाउंस बैक मुझे दिखता है कि आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। 500 रुपए की तेजी यहां से इनको बाउंस बैक की उम्मीद कर रहे हैं। क्रूड का भी आउटलुक जानना चाह रहे थे नवनीत जी, क्रूड पर क्या सलाह देंगे सुब्रता को? मुझे लगता है कि क्रूड में जो फॉल है वो कुछ हद तक थोड़ा सा थमता हुआ नजर आ रहा है, और आज सुबह के सेशन में थोड़ा सा पॉजिटिव बायस के साथ खुला है। रिट्रेसमेंट देखने में मिल रहा है, उस पर बाय किया जा सकता है। 8370 8390 के रेंज में बाय करिए। 8330 का आप स्टॉप लगाएं, 8500 के ऊपर के टारगेट आपको देखने मिल सकते हैं। अब अगले दर्शक है अमित जैन है जयपुर से। इनका सवाल है व्हाट शुड आई डू इन गोल्ड, सिल्वर एंड एल्यूमिनियम। गोल्ड, सिल्वर और एल्यूमिनियम तीनों का टारगेट और स्टॉप लॉस बता दीजिए नवनीत जी। गोल्ड में मैंने जैसे शुरुआत में बताया कि 50,900 और 51,100 ये मिनिमम टारगेट आपको अगले 1-2 दिनों में देखने मिल सकता है, और सिल्वर में भी साथ ही साथ 61,200 और 61,500 ये टारगेट पॉसिबली अपसाइड में देखने मिल सकते हैं। दोनों में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। तीसरा रहा इनका क्रूड ऑयल, जो क्रूड में भी मेरा बायस थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ है, और 8500 8550 का टारगेट हम लेके चल रहे हैं। बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। 8330 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, यानी स्टॉप लॉस भी ज़रूर लगा लीजिएगा क्रूड में कम से कम, क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल काउंटर है। और बाय ऑन डिप्स की सलाह गोल्ड और सिल्वर में भी नवनीत जी दे रहे हैं। एक और सवाल इनका था सिल्वर को लेकर ही, 64,900 की बाइंग है इनके पास। क्या रोल ओवर अगले कॉन्ट्रैक्ट में करना चाहिए या एग्जिट कर लेना चाहिए? क्या सलाह देंगे भूपेश जी इनको सिल्वर में? 64,900 के भाव इनको बिल्कुल जरूर से ना रोल ओवर करनी चाहिए। सिल्वर 64,900 के भाव अगले रोल ओवर में देखने को मिल सकते हैं, इनको मिल जाएंगे। और मार्केट काफी वॉलेटाइल है। कुछ मुझे लगता है कि डॉलर इंडेक्स की वजह से इनको भाव आते हुए समझ आते हैं मुझे कि 64,500 के भाव देखने को मिलेंगे अगले रोल ओवर के बाद। चलिए अब बात क्रूड और एनजी की करते हैं। एक दर्शक हमारे साथ, उनका सवाल है जीके फ्रॉम अहमदाबाद, फुल नेम इन्होंने नहीं भेजा है। इनका सवाल है कि क्रूड में और नेचुरल गैस में ऑप्शन की कोई रणनीति है क्या? काफ़ी लिक्विड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हो गया है क्रूड कम से कम। भूपेश जी, ऑप्शन आप ट्रैक कर रहे हैं और किस स्ट्राइक पर यहाँ पर इनको क्या सलाह दे रहे हैं, कॉल या पुट बाई की? जी, क्रूड का मार्केट देखें तो पिछले जो शुक्रवार का दिन था उस दिन है ना क्रूड में एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो मुझे समझ आता है कि क्रूड में जो बिकवाली शुक्रवार के दिन हुई है वो बिकवाली जारी रहेगी। जैसे ही क्रूड ऊपर में 100 से 150 रुपए बढ़ता है, 8600 के आसपास आता है, 8600 के आसपास, तब इनको 8500 या 8600 का पुट खरीदना चाहिए, जो भी करंट भाव रहे उस वक्त।
और उसमें 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। नीचे में इनको 150 से 200 रुपए आसानी से लाभ प्राप्त हो जाएगा। ओके, और नेचुरल गैस में क्या सलाह दें? नेचुरल गैस में भी ऑप्शन की कोई रणनीति बता दीजिए इनको। जी, नेचुरल गैस में भी नेचुरल गैस का ट्रेंड भी लगातार नेगेटिव बना हुआ है और नेचुरल गैस में भी जैसे ही नेचुरल गैस में कोई पुल बैक आता है देखने को मिलता है तो 550 560 के आसपास जी जी, तब इनको 550 का पुट खरीदना चाहिए और जिसमें 10 रुपए का स्टॉप लॉस इनको स्ट्रिक्ट फॉलो करना चाहिए और उसके बाद इसमें इनको 20 से 30 रुपए आसानी से मिल जाए। ओके, यानी पुल बैक पर आपको पुट खरीदने की सलाह दे रहे हैं, क्रूड में भी और नेचुरल गैस में भी। आपके पास कोई ऑप्शन में रणनीति है क्या क्रूड और एनजी में, नवनीत जी? मुझे लगता है कि एनजी में जो फॉल आया है वो काफी दिनों के सेटिंग होता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ से प्राइसेस 505 तक भी जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 510 या 500 दोनों का में से जो भी पुट चाहे वो आप खरीद सकते हैं। एक्सपायरी कल के सत्र में है तो आपको इसका जो भी एक्शन है वो आज ही देखने मिल सकता है। या तो आप चाहे तो ऊंचे लेवल पे यानी 550 के आसपास की कॉल वगैरह बेच सकते हैं जहाँ पे आपको टाइम वैल्यू भी मिलेगा और साथ साथ में एक दिन की एक्सपायरी का प्रीमियम भी कैपिटलाइज करने को मिलेगा। और क्रूड में हमारा बायस थोड़ा सा पॉजिटिव है तो मुझे लगता है कि 8500 के कॉल काफी रीजनेबल लेवल्स में अवेलेबल है, उस पर बाइक की रणनीति बनाई जा सकती है। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं ग्वार की। हालांकि ग्वार में आज काफी बिकवाली फिर से दिख रही है, मानसून की खबर का असर सबसे ज्यादा यहीं दिख रहा है। ग्वार सीट काफी कमजोर हो गया है भूपेश जी, क्या लग रहा है यहाँ से और गिरावट आएगी? जी, ग्वार में आज एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन देखने को मिला है मुझे और ग्वार जब तक 5600 के लेवल के नीचे लगातार ट्रेड कर रहा है तब तक इसमें नेगेटिविटी बरकरार रहेगी। आने वाले दिनों में ग्वार मुझे 5350 से 5150 रुपए तक के भाव आसानी से देखने को मिल सकते हैं। चने को आप ट्रैक करते हैं? हालांकि वायदा में ट्रेड नहीं हो रहा है लेकिन एमएसपी के काफी नीचे आ गया है। कई दर्शक सवाल भी भेज रहे हैं कि चने में क्या लग रहा है आगे। भूपेश जी, क्या लग रहा है आपको चने में? जी, चने के भाव देखें तो एमएसपी से काफी नीचे चल रहे हैं, परंतु सरकारी आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो चने में लगातार सरकार का प्रेशर बना हुआ है। इस वजह से चने में एक बार एक तेजी का दौर अपने को देखने को मिल सकता है आने वाले 1 महीने के बाद और जिसमें 400 से 500 रुपए की एक उछाला कह लें या उसको पुल बैक कह लें, कैसे ही कह लें, वो 400 से 500 रुपए का उछाला एक बार मुझे चने में आता हुआ समझ आता है। ओके, चलिए आज इतनी दर्शकों के सवाल शामिल कर पाएंगे। अब जितने भी सवाल रह गए कल फिर से कोशिश करेंगे कि अगले शो में इस सवाल को ले पाए। शुक्रिया भूपेश जी आपका, नवनीत जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए और बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे स्वदेश विशेष। नमस्कार।